कुछ बात गुप्त रखनी पड़ती है, लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को भी वादा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए भी काम कर रहे हैं और अगले 2 साल के अंदर आप मेरी बात को याद रखना कि मॉडर्नाइजेशन होगा, पुलिस में सुधार होगा और आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो और वेतन विसंख्या जो है जो आपकी वेतन विसंख्या दूर हो। इसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करने का काम करता हूं कि हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन शक्ति से होगा और शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में दी है। एक उंगली का बटन दबा के आप अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हो। जिन दफ्तरों में लाइन लगा के जाते हो अपने काम कराने के लिए, कल इस तरह से पॉलिसी बना के वो सरकारी दफ्तर आपके घर पे आके आपके काम होने का काम हो सकता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में बात उठाई कि अगर बदलाव करना है तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाओ कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या एमपी का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो या विधायक का बेटा हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा हो, जिला पंचायत सदस्य का बेटा हो, चेयरमैन का बेटा हो, बीडीसी का प्रधान का बेटा हो, चाहे पटवारी सेक्रेटरी कानूनगो का, तहसीलदार का, एसडीएम का, एडीएम का, डीएम का, थाने के सिपाही का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का, एडीजी का, प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का या डीजीपी का, किसी का बच्चा हो, सबकी पढ़ाई, जिनको सरकारी वेतन मिलता है, जिनको सरकारी सुविधा मिलती है, जिनको सरकारी सुरक्षा मिलती है, चाहे नेता हो या सरकारी सिस्टम से जुड़ा कोई आदमी, सबके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। और आप ये देखना, जिस दिन ये हुआ तो आप याद रखना कि जब एक कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठ के पढ़ेगा और बराबर वाली पे एसपी का और उससे अगली कुर्सी पे मंत्री जी का और उसी में से एक कुर्सी पे मजदूर किसान का बेटा बैठ के पढ़ेगा, तो आप देखना कि बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और टीचर भी अवेलेबल होगा, फर्नीचर भी अच्छा होगा और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी और इस शिक्षा का प्रयोग करके गरीब अपनी जिंदगी बदल पाएगा। उसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने पिता को खोया। आप जानते हैं मैंने 16 महीने जेल काटी, मैंने 2 बार तिहाड़ काटी, लेकिन मैंने सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के हेल्थ सिस्टम से लड़ी कि जब एक बेटा होकर मैं अपने पिता को उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि इतना महंगा है आज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, एक दिन का 50-50 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग लेते हैं। अगर आईसीयू लग जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए तो 20-20 हजार रुपए के तो ऑक्सीजन का बिल आ जाता है और इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयां, आपको पता भी नहीं दवाई पेशेंट के लग रही है या वापस स्टोर में जा रही है, आपको घुसने भी नहीं देते और 1-1 लाख रुपए का बिल बना के देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने कहा कि हेल्थ सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अगर गरीबों की जेब पे बोझ कम करना है वो तब होगा जैसे मैंने बताया एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे कि सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सारे राजनीतिक लोग सबका बीमार होने पे इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। जब एक बेड पर मुख्यमंत्री जी के बच्चों का इलाज होगा और दूसरे बेड पे आपके मेरे गरीब परिवार के मजदूर के बच्चे का इलाज होगा, परिवार किसी मेंबर का इलाज होगा, तो आप देखना बिल्डिंग भी अच्छी होगी, दवाइयां भी अच्छी मिलेगी, डॉक्टर भी मौजूद मिलेंगे, टेस्ट भी वहीं से होंगे और फिर कह रहा हूं लोगों की जीवन रक्षा भी होगी। अभी तो आप जाते होंगे सरकारी अस्पताल में तो वो पर्चा बना देते हैं कि दवाई बाहर से मिलेगी, मेडिकल स्टोर पे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और टेस्ट लिख देते हैं कि साहब अल्ट्रासाउंड करवाना है, ईसीजी करवाना है, एक्सरे करवाना है, बायोप्सी करवानी है, कहाँ फलानी लैब पे चले जाओ क्योंकि वहां सेटिंग है, कमीशन बना। अब आप सोचो गरीब की जेब पे कितना डाका पड़ रहा है। इस देश में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जिसका पर्चा 500 रुपए से कम में बनता, लेकिन क्या हर आदमी की आमदनी 500 रुपए है रोज की? इसलिए
महसूस करके देखो, 5,000 रुपए का टेस्ट कहां से कराएगा गरीब? और जब टेस्ट नहीं कराएगा और पैसे जरूरी होगा कराना और पैसे नहीं होंगे तो जमीन बेचेगा, कर्ज लेगा, और उस कर्ज को उतारने में आदमी बचे ना बचे लेकिन उसके सर के बाल भी उड़ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सरकारी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और सरकारी अस्पतालों में ही सरकारी नेताओं का और कर्मचारियों का इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उससे आगे बढ़िए, आप ये बताइए कितने पढ़े लिखे नौजवान यहाँ बैठे होंगे जो इन्होंने 5-5, 4-4 टेस्ट दे दिए होंगे कि उनको रोजगार मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरियां तो ना के बराबर हैं। 1,42,000 टीचर की नौकरियां हैं, सरकार नौकरी नहीं भर रही है, स्कूल बंद कर रही है क्योंकि उनमें आरक्षण व्यवस्था है। और अगर 1,42,000 नौकरियां देंगे तो लगभग 70,000 नौकरियां दलित पिछड़े समाज के लोगों पे आएगी। ये दलित पिछड़ा विरोधी सरकार किसी कीमत पे नहीं चाहती कि इनके बच्चों को नौकरी मिले और ये अपने पैरों पे खड़े हों। इसलिए लगातार ये सरकार जनगणना से भागती आई है। और अभी आज मैंने पढ़ा कि जनगणना तो होगी लेकिन धर्म का कॉलम होगा, जाति का कॉलम नहीं होगा। ये क्यों डरते हैं जाति के कॉलम से? ये इसलिए डरते हैं कि जिस दिन आपको पता लग गया, जो नारा मानव काशीराम साहब ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस दिन आपको पता लग गया कि आपकी संख्या कितनी है, इसका उदाहरण सुनो, बिहार में लगभग 90% आबादी दलित पिछड़े आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों की है। वो जानते हैं कि जिस दिन इनको पता लग गया कि आपकी आबादी इतनी है, आप इतना टैक्स देते हो और आपके हिस्से में मुट्ठी भर पैसा भी नहीं आता, तो फिर ये अपने अधिकार को छीनने के लिए भूखे शेर की तरह दहाड़ने काम करेंगे। अपने क्षेत्र, अपने अधिकार को लेने के लिए सड़कों पे आके आंदोलन करने का काम करेंगे और उन नेताओं को जिनको मुखौटा बना बना के हमने बिठा रखा है, उन नेताओं के कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, उनसे सवाल पूछने का काम करेंगे। इसलिए ये जातिगत जनगणना से भागते हैं। मैं तो कह रहा हूं ये लगातार निजीकरण करके सरकारी नौकरियों खत्म कर रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं करो सरकारी नौकरी खत्म। जिस दिन ये बहुजन समाज जा गया उस दिन आप देखना निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होगा, 98% निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होगा और 98% निजी क्षेत्रों में जितना आरक्षण लागू होगा, एक बच्चा दलित पिछड़ों का बेरोजगार नहीं रहेगा। तो दो धंधे लग के रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे और कुटीर उद्योग लगा के अपनी बहनों माओ को। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, जानता हूं हमारे यहाँ आज भी 80% परिवार पशु पालते हैं और पशु इसलिए नहीं पालते कि वो दूध उन्हें अपने बच्चों को पिलाना, इसलिए पालते हैं कि उस दूध को बेच के वो अपना घर चलाने का काम करते हैं। यहाँ भी बहुत सारी मेरी माँ बहनें बैठी होंगी जो इस तरह से इस काम को करती होंगी। मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा। मेरी माँ खेत से घास लाके दूध बेच के हमें पालती थी, पढ़ाती थी, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी। मैंने देखा किस तरह कमजोर वर्ग की महिलाएं भट्टों पे काम करने जाती, कोलों पे काम करने जाती हैं, छोटी छोटी कंपनियों पे काम करने जाती, शहर कस्बों में जाके बर्तन साफ करके, मैला उठा के अपने बच्चों को रोटी खिलाने का काम करती है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को नहीं दिखता, ये आंसू हमारे नहीं दिखते इस गूंगी बहरी सरकार को। सरकार चाहे तो हम अरबों खरबों रुपए का माल दूसरे देशों में खरीदते हैं, सरकार चाहे तो यहाँ कुटीर उद्योग लग के इन्हीं महिलाओं को जिनके हाथ में जिनको ईंटें उठानी पड़ती है पीठ पे, सर पे, इन्हीं महिलाओं को ट्रेन करके इनको घर पे रोजगार की व्यवस्था सरकार का